नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये वीडियो 4-5 रोज के बाद जारी हो रहा है। इसकी पूर्व सूचना पिछले एपिसोड या कथानक में दी गई थी और शायद आज के 4-5 दिन बाद भी कोई वीडियो जारी हो सकेगा। तो इसी तरह से नियमित रूप से वीडियो जो है जारी नहीं हो पाएंगे। यानी जब भी इसका अवसर आएगा, मौका आएगा, कोई ऐसा मुद्दा विषय आएगा तो वो जारी होते रहेंगे। ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा और उसी और वैसे भी भारतीय ताकत दल के यूट्यूब पर कम से कम 960 या 970 वीडियोस इसी भारतीय एकता के लिए, भारतीय भाईचारा के लिए और भारतीय माहौल स्थापित करने के लिए जो है 960 या 970 जो वीडियोस जो जारी किए गए हैं उसमें पर्याप्त सामग्री है। यदि उसी को प्रसारित कर दिया जाए और जन जन तक पहुंच जाए तो काफ़ी काम जो है भारतीय माहौल लाने के लिए काफ़ी काम कर सकता है। तो वैसे तो संसाधन होते ही संसाधन की भी व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कार्य है और उसकी व्यवस्था होते ही उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय सभी भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय सभी भारतीय आवाम से ये विनम्र विनती है कि इस वीडियोस को मैंने यूट्यूब पर भी देखिए, यूट्यूब पर सीधे देखिए ताकि उसकी संख्या बढ़े और ताकि उसकी जो है जो व्यूअरशिप है उसकी संख्या बढ़े और इसको जन जन तक, प्रत्येक जन तक के पहुँचे और लोग जो है भारतीयता के माहौल में, भारतीय एकता के माहौल में लोग इसमें शरीक हों और इसको आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए आवश्यक है कि YouTube पर भी सीधे देखिए ताकि उसकी जो व्यूअरशिप है वो भी अच्छी खासी तादाद में आनी चाहिए, वरना विरोधियों को एक मौका मिलेगा, एक उसका उपहास करने का अवसर मिलेगा कि देखिए इसको देखने वाले YouTube पर कितने हैं। तो इसका भी इलाज वही है कि यूट्यूब पर भी सीधे देखने वालों की संख्या जो है बढ़ाई जाए और इसमें आपका सहयोग आपका सहयोग जो है इसमें प्रार्थनीय है। तो यूट्यूब पर सीधे भी देखिए, वैसे भी डाउनलोड करके भी जो बढ़ाते हैं वो भी आवश्यक है। तो सोशल मीडिया में हर तरह से यूट्यूब पर सीधे भी देखिए और डाउनलोड करके उसको बढ़ाइए और जन जन तक पहुंचाने का ये राष्ट्रीय कर्तव्य और राष्ट्रीय आवश्यकता है। उसे अनुरूप जो है
इसमें अपना अपना कृपा सहयोग करिए और इस माहौल को आगे बढ़ाइए और मजबूत करने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। अच्छा, और सबसे जो इसमें ज्वलंत प्रकरण है, पहले तो जो आजमगढ़ जो लोकसभा उपचुनाव जो हुआ था, जिसमें भारतीय जनता दल, मैं खुद उसमें नामांकन करने वाला था। साधन के अभाव में बड़े भारी मन से या हृदय पर पत्थर रख करके वो नामांकन हम नहीं कर सके। काफ़ी लोग कह रहे थे कि यदि भारतीय जनता दल वहाँ पर उतरता तो निश्चित है कि जो हमारे समाज की जो विखंडनकारी ताकतें राजनीतिक दलों के वेश में है, उनको अच्छी खासी शिकस्त मिलती और वैसा ही जो है रामपुर में भी होता। लेकिन भारतीय जनता दल अभी फिलहाल संसाधन के अभाव में नामांकन नहीं कर सका। लेकिन संसाधन नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, उसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी चुनौती है। और ख़ास करके जो नए दल हैं और जो पहले से, और ये सच्चाई भी है कि जो पहले से जो दल हैं उनके पास जो है जो पार्टी फंड या जो उनके दल के जो कोष हैं उसमें हजारों करोड़ रुपए हैं उनके पास। और वैसे भी उसके अलावा भी तमाम पैसों की कमी ने हजारों करोड़ से सभी जाते हैं। और एक यथार्थ ये भी है कि उनको योगदान करने वाले, उनको डोनेशन देने वाले कौन हैं, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न विषय है। यानी उन पार्टियों को जो इस देश में विखंडनकारी ताकतें हैं, उनको योगदान करने वाले, खास करके ये भारतीय जनता पार्टी जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, या कांग्रेस, या ये आम आदमी पार्टी, और इसके बाद जो है समाजवादी पार्टी और टीएमसी और आरजेडी और जो शिवसेना, अकाली, टीडीपी, वाईएसआरसी, डीएमके, एआईएडीएमके, इनको जो है योगदान करने वाले कौन लोग हैं, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। और इसके स्पष्टता के लिए भी साथ पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जब वो कांग्रेस जो है, मैंने आज़ादी की जंग के दौरान जब इस तरह का नाटक कर रहे थे कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, और इसी मोहनदास करमचंद गांधी और उसकी कांग्रेस के वित्तीय संसाधन के लिए जमुनालाल बजाज और जेडी बिरला जैसे लोग तो आगे आए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने ये आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, उनको योगदान करने के लिए, इसी देने के लिए कोई भी जो है वो जमुनालाल बजाज जैसा, कोई भी जेडी बिरला जैसा नहीं आया। और आए भी तो गुजरात के जो है वो व्यापारी जो है वो मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी आए, और जिनका व्यापार रंगून में चलता था। उन्होंने जैसा कि बताया गया था पिछले एपिसोड में, उन्होंने अपने व्यापार की कमाई का कुछ लाभांश ही नहीं दिया, उन्होंने अपने पूरे व्यापार को ही नष्ट करके पूरा योगदान 1 करोड़ का दिया था 1941 में। ऐसा कोई करेगा? तो इसके विषय में विस्तार से बताया गया था। तो यह उस बात को दर्शाता है कि जब देशभक्ति के लिए कोई सामने आता है तो कैसे कैसे लोग, और कहना नहीं होगा कि ये अंबानी अडानी किसको योगदान कर रहे हैं, और उसके लिए शायद हमारे पदाधिकारी भी बता रहे थे कि काफ़ी इनको टैग किया गया और कोई सामने नहीं आता। यह अपने आप में एक विचित्र स्थिति है। और खैर कोई बात नहीं है, इन स्थितियों से भी भारतीय जनता दल संघर्ष कर रहा है। तो अडानी या अंबानी को भी याद रखना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के निर्माण के लिए
कोई भी जो है वो जमुनालाल बजाज और जेडी बिरला नहीं आया, कोई अडानी अंबानी जैसा नहीं आया, बल्कि एक व्यापारी जो है मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी आया, जिसको कि इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया कि भाई कि इसने इतना बड़ा योगदान किया था। तो इस सब की एक बहुत विचित्र और बहुत दुखद कहानी है। तो इन्हीं तथ्यों को तो भारतीय जनता दल सामने ला रहा है, और जब ये सामने ला रहा है तो इन तथ्यों का महत्व देने की बजाय, अब खासकर वो पार्टी जो अपने को राष्ट्रभक्त कहती है, तो देशभक्ति के संबंध में ये सारे तथ्य जो भारतीय जनता दल फिलहाल यूट्यूब के वीडियोस के पैगाम के माध्यम से ला रहा है, तो ये राष्ट्रवादी, नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वाले भी कहते हैं कि कुछ लोग यूट्यूब पर भड़का रहे हैं। खैर, तो ये स्थिति है। तो अभी जो है ये आजमगढ़ और रामपुर में जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उस पर ये बहुत बड़ा एक हवा खड़ा करना चाहते हैं कि योगी महोदय ने कहा कि हम तो 2024 के 80 सीटों को जीतने जा रहे हैं। योगी महोदय जरा याद करें कि 2017 में जो जितने भी उपचुनाव हुए थे, मैंने विधानसभा के भी और लोकसभा के भी, जब उन्हीं उपचुनाव में करारी हार थी, तो उसका भी जवाब जरा वो ढूंढ ले पहले। और खास करके ये अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे आपके, उनका बयान था उस हार पर कि उपचुनाव के आधार पर सरकारें नहीं बनती हैं। तो योगी महोदय जरा वो अमित शाह के उस बयान को बराबर याद रखें कि उपचुनाव के आधार पर सरकारें नहीं बनती हैं, और कोई इन उपचुनाव का कोई भी विशेष असर नहीं होता है। और इसमें खास करके भारतीय जनता दल संसाधन के अभाव में अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सका, और वरना वो उन क्षेत्रों के अवाम की आवाज़ थी कि यदि भारतीय जनता दल का उम्मीदवार होता तो इन सारी विखंडनकारी ताकतों को उसी चुनाव में अच्छी खासी उसको शिकस्त मिलती। तो खैर कोई बात नहीं है। 24 का आ रहा है, 24 के पहले कुछ विधानसभाओं के भी चुनाव हैं, और उनमें भी भारतीय जनता दल उतरेगा। संसाधन का भी व्यवस्था हो रही है, ऐसी बात नहीं है, और वो भी हमारे सुभाष चंद्र बोस की शैली में ही हो रही है। कोई न कोई अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी ने, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जैसा देशभक्त आएगा। तो और मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी के विषय में ये भी बताया गया था कि ये मोदी महोदय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सुभाष चंद्र बोस की जो 23 जनवरी को जन्मदिन के अवसर पर कह रहे हैं कि गुजरात का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज से गहरा संबंध है, लेकिन किस हकीकत के आधार पर है कि वहाँ से जो है ये व्यापारी मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जैसे और गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी जैसे देशभक्त वहाँ से गुजरात से हुए, इस तथ्य को ही ये मोदी महोदय निकल गए। तो हमारे देशभक्तों के साथ ये नकली राष्ट्रवादियों ने क्या व्यवहार किया है मोदी जैसे लोगों को, यह भी देश को जानना बहुत जरूरी है। तो उस वीडियो में विस्तार से बताया गया था, और आगे भी बताया जाएगा ये नकली राष्ट्रवादी, ये मोदी जैसे लोग कितने इस देश के लिए कितने अभिशाप बन गए हैं, ये भी हमारे देशवासियों को समझना बहुत जरूरी है। तो इस जीत पर भारतीय जनता पार्टी वाले इतराए नहीं, परिस्थितियों का ऐसा
मैंने ऐसा जोड़ तोड़ था कि भारतीय जनता दल अपने उम्मीदवार यानी उतार न सका, जिनके कारण अभी बताया गया है। वरना जो है ये मातम मनाते और इस तरह से वो इतराते नहीं। इसी बीच में ये सुनने को भी आया है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग और शायद बहुजन समाज पार्टी के भी लोग, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के भी लोग जो है भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से जब बात कर रहे थे, बता रहे थे कि अब तो यूट्यूब वाले सर को काफ़ी खुशी होगी, ठंडक मिली होगी कि हम हार गए। देखिए, समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाजवादी पार्टी को या AIMIM या असदुद्दीन की पार्टी को या किसी को भी, हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को भी, सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भारतीय जनता दल स्पष्ट बताना चाहता है कि समाजवादी पार्टी यदि हारी है, बहुजन समाजवादी पार्टी हारी है या AIMIM हारी है, हार करके इसमें किसी खुशी का कोई सवाल नहीं उठता है, बल्कि इससे और ये दुख हुआ कि ये बीजेपी जैसे देश को विखंडित करने वाली जो पार्टी है, उसने किस तरह से वो ये जीत हासिल की है। अखिलेश यादव तो शायद यह भी आरोप लगा रहे थे कि कुछ के नामांकन भी जबरन कैंसिल वो निरस्त करवाए गए। ऐसा भी हो सकता है, इस तरह के तिकड़म हो सकते हैं। तो बीजेपी का जितना भी बीजेपी की जीत जो है, पर खुशी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये विखंडनकारी ताकत जब भी इसकी जीत होगी, जब भी इस पर सत्ता और सत्ता में कायम रहेगी, यह देश के लिए जो है बहुत ही कलंक है और अभिशाप है। तो जीत पर खुशी का तो कोई सवाल उठता ही नहीं। और ये जो है वो समाजवादियों के लिए भी, बहुजन समाजवादियों के लिए भी और किसी भी पार्टी के लिए ये भारतीय जनता दल का स्पष्ट कहना है कि बीजेपी का भी जीतना इस देश के लिए भी एक कलंक अभिशाप है और किसी भी वो विखंडनकारी, बीजेपी भी एक बहुत खतरनाक किस्म की विखंडनकारी ताकत है। और ख़ास करके वो नफरत की राजनीति के भूते जो है, वो चुनाव जो है वो इस तरह से जीत हासिल करने की उनकी कोशिशें वो करती रहती है। और देश ने देखा होगा, भारतीय जनता दल जो बता रहा है वो तो खैर है ही, देश ने देखा होगा कि किस तरह से 80-20 करते हैं। ये बीजेपी वाले ही खुद बताए ना कि 80-20 होता क्या है। हालांकि बाद में ये योगी आदित्यनाथ महोदय जो मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बाद में झूठ बोलते रहे कि 80-20 का मतलब है कि 80 लोग जो है विकास पर विश्वास करते रहे, 20 लोग विश्वास नहीं करते। ये सब झूठ वाली बात है। 80-20 का मतलब ही था कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड, यह स्पष्ट उनका था। और इनकी मंशा तो देखिए, हमारे इस भारत को भारतीय एकता की आवश्यकता है। इस देश को भारतीय एकता की आवश्यकता है और ये चलाते हैं हिंदू एकता। ये सबसे बड़ा ये विखंडनकारी ताकत है ये भारतीय जो है भारतीय जनता पार्टी। और कई ऐसे विखंडनकारी इसकी सोच और इसकी करतूतें हैं। देखिए, जब ये भारतीय जनता दल कम से कम 3 साल से ऊपर यूट्यूब के माध्यम से कम 960 या 970 यूट्यूब के वीडियोस के जरिए ये देश में भारतीयता आधारित एकता,
भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सद्भाव इत्यादि की बात इत्यादि को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये मुहिम हमारे अवाम में लोकप्रिय भी हो रहा है, लोग शामिल भी हो रहे हैं। गति थोड़ा सा जितनी अपेक्षित होनी चाहिए अभी गति उतनी नहीं आई है, लेकिन लोग हो रहे हैं। तो ये विखंडनकारी ताकत जो है बीजेपी, जो हमेशा 80-20 जिसके मंसूबे में रहता है कि यदि 80-20 में हम सफल हो गए तो 80 का तो हमको वोट मिल ही जाएगा और हमको सत्ता जो है मिलती जाएगी, ये इसकी गणित है, ये इसकी चुनावी गणित है इसकी, यानी समाज को विखंडित करके। तो जब ये भारतीय एकता और भारतीयता लोकप्रिय होने लगी तो डीके दुबे जैसे बीजेपी के सुबह सालार यूट्यूबर इस तरह का तर्क पेश करने लगे कि जो तर्क पेश करते भी हैं बड़े अहंकार में, बड़े घमंड में, लगता है कि 7वें आसमान पर बैठे हैं। लेकिन डीके दुबे जैसे लोग, बीजेपी के लोग जरा भूल जाए, जो 7वें आसमान पर बैठे हैं उनको इसी अवाम ने बिठाया है और वो अवाम अब इनको 7वें आसमान से नीचे उतारने वाली है। यानी इस अहंकार में डर है। तो उस अहंकार से चूर करें कि कुछ लोग अभी भी भारतीयता के नाम पर भड़का रहे हैं, जबकि उनके शब्द हैं, डीके दुबे जैसे लोगों के शब्द हैं। कुछ लोग भारतीयता के नाम पर भड़का रहे हैं। भारतीय जनता दल जितने हकीकत सच्चाइयों को ये सब दोनों मिलकर इन एनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वालों ने या कांग्रेसियों ने, बीजेपी वालों ने, कितने ऐसे तथ्य जो कि इस मुल्क में भारतीय एकता के लिए आवश्यक थे, सारे तथ्यों को दबा रखा है। भारतीय जनता दल उन तथ्यों को एक एक करके अभी जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। उसी कोशिश को और देश में भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित आपसी एकता मतलब और भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत को लाने का प्रयास कर रहा है। उसको ये बीजेपी के सुबह सालार या बीजेपी वाले जो बोलते हैं कि भारतीय जनता दल भड़का रहा है। तो खैर धीरे धीरे जनता भी इनको समझ रही है कि इनके मंसूबे क्या हैं और जो भड़काने वाली बात ये कर रहे हैं उसका असली तात्पर्य है क्या। तो डीके दुबे का ये जरा वक्तव्य जरा आप लोग ध्यान से सुनिए। डीके दुबे महोदय ये कह रहे हैं कि जब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक भागवत जी ने कह दिया है कि जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है, तब भी जो है यूट्यूब पर कुछ वो यूट्यूब वाले सर जो है वो भारतीयता का नाम लेकर के लोगों को भड़का रहे हैं और जो है बहका रहे हैं। डीके दुबे महोदय हालांकि ऐसे इस तरह के जो यूट्यूबर हैं या उनके सालार हैं, हर एक को जवाब देने के लिए भारतीय जनता दल जो है इसको सार्थक नहीं मानता है। हर एक को इस तरह के वक्तव्यों पर जो है वो भारतीय जनता दल अपना ये राष्ट्रीय महत्व के विषय को छोड़ करके इनके ऊपर टिप्पणी करना जो है वो यानी एक नाहक यानी व्यर्थ मानता है। लेकिन इनकी मानसिकता को, डीके दुबे जैसे लोगों की मानसिकता को उजागर करना भी अपनी आवाम के आगे बहुत आवश्यक हो जाता है। तो डीके दुबे जैसे लोग ये जान लें कि यह आरएसएस की क्या औकात है
कि वो ये बताए कि हिंदुत्व ही भारतीयता है। आरएसएस की असलियत क्या है? आरएसएस की असलियत ये है, ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस या कांग्रेस की वो रक्षक है। गद्दार नेहरू की वो रक्षक है। और उसके पहले जो इस देश का जो गद्दारी किया मोहनदास करमचंद गांधी, वो उसकी वकालत करता है। और जितने भी इसके बाद वो गद्दार इंदिरा गांधी और ये सब आए, उनके रक्षक और रक्षक भी है और उसकी वकालत करता है आरएसएस। इसके विषय में तो बताया गया था कि ये आरएसएस वर्चुअली जो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस के रक्षक ही नहीं बल्कि उसका बिल्ली का पंजा है, कैट स्पा है। ये हमारे देश के लोग बड़ी सफाई से बड़ी चतुराई, बड़ी होशियारी से वो रक्षा करता है इस जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस का। और आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 से लगातार ये बीजेपी वाले एक मुहिम चला रहे थे। मुहिम का एक वकालत कर रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। हालांकि उनके कांग्रेस मुक्त भारत का यही मतलब था कि सत्ता पर इन कांग्रेसियों को हटा करके वो बैठ जाए। ये उनके कांग्रेस मुक्त भारत का लब्बे लुबाब था। और धीरे धीरे वो काफी माने केंद्र में तो थे ही, वह काफी राज्यों में अपनी सरकार यानी इन कांग्रेसियों को हटा करके वो कब्जा करते गए। इसी को बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन इसे कांग्रेस की जड़ें अभी भी पड़ी हुई हैं और कोई भी अवसर पाते हैं वो उठ खड़ी होती हैं। यह देश ने देखा होगा। तो और खास करके जो अभी अग्निपथ पर जो देश को जलाया गया, वह कांग्रेस या जीएनपीसी के ही एनयूएसआई नहीं, एनयूएसआई के ही जरिए इसे जीएनपीसी ने देश को जलाया था। तो देश ने देखा होगा। तो वो कांग्रेस मुक्त तो बिल्कुल धोखा था ही। तो 3-4 वर्षों के बाद ये आरएसएस ने कहा कि, और देखिए बीजेपी क्या है, इसी आरएसएस का एक राजनीतिक बच्चा है, राजनीतिक उपज है। तो उसका जो बीजेपी का जो पॉलिटिकल आका, पॉलिटिकल बॉस जो है, या पॉलिटिकल फादर ही कर लीजिए, जब आरएसएस क्या मोहन भागवत कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत जैसी कोई चीज नहीं है। कांग्रेस का भी आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हाथ था। अब देखिए, खैर इस वक्तव्य से जो ये कहे कि कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हाथ था, वो इस देश का कितना खतरनाक शत्रु हो सकता है। ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले आजादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके अंग्रेजी सरकार के ये दलाल थे, मुखबिर थे और चमचे थे। और हमारे जो वास्तविक राष्ट्रभक्त थे, क्रांतिकारी थे, अमर शहीद थे, उनको इन सबों ने माने आजादी की लड़ाई के समय में भी जो है अंग्रेजों के यानी कान भर करके इनको पकड़वाया, फांसी दिलवाई, इनको मरवाया, इनको यातनाएं दिलवाई और इतिहास में भी इनको दरकिनार किया। वास्तविकता ये है। तो उसको ये आरएसएस बोलती है इस जीएनपीसी की आजादी की लड़ाई में इसका हाथ था। तो ये आरएसएस की असलियत है। क्या असलियत है
इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप, देश का ऐतिहासिक सर्वाधिक अभिशाप जीएनपीसी की है। रक्षक नहीं उसकी है बिल्ली का पंजा, कटपा। और ये जो एक झूठा वक्तव्य दे करके कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, बताइए, इस देश का एक संविधान बना है, सारी संस्थाएं उस संविधान के अनुसार संचालित होती हैं, सारी भारत की सारी संस्थाएं उसके द्वारा संचालित होती है, नियंत्रित होती है, आदेशित और निर्देशित होती है। इसलिए हमारा ये देश भारत एक संवैधानिक इकाई के रूप में भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है और एक गणतांत्रिक देश है। तब भी ये झूठ बोलने वाला, ये मोहन भागवत जैसे लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, और उसके झूठ बोलने की हैंकड़ी तो देखिए, वो ये कहता है कि हम तो जितने भी देश में हैं उनको हिंदू मानते हैं। कैसे भाई? अलग अलग पंथ के मानने वाले हैं, कुछ इस्लाम पंथ का अनुसरण करते हैं, कुछ ईसाई पंथ का अनुसरण करते हैं, कुछ जो है वो सिख पंथ का अनुसरण करते हैं, और भी पंथों के अनुयायी हैं। जो है तुम्हारे हिंदू कहने से वो हिंदू हो गए। एक कुतर्क और करते हैं कि जितने भी ये मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, उनका डीएनए एक है। ये सब बिल्कुल वाहियात किस्म का इनका जो है वो कुतर्क है। इस संबंध में भारतीय जनता दल ऐसे खुराफाती लोगों को बस यही कहना चाहेगा, ज्यादा और इन पर दिमाग खर्च करना भी नहीं है। यही कहना चाहेगा कि अरे बेवकूफों, इसमें झांकने की जरूरत ही नहीं है कि उसका डीएनए है कि नहीं है। जो भी इस देश में है वो भारतीय नागरिक है। ये झांकना ही नहीं है कि वो हिंदू या मुस्लिम है। उसकी पांथिक जो आस्था है उसकी व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन उसका असली वजूद है कि वो भारतीय नागरिक भारतीय है। इस बड़े तथ्य को तुम नकारते क्यों? और इस बड़े तथ्य को नकारने वाला इस देश का शत्रु ही होगा निश्चित रूप से। तो भारतीयता का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। भारतीयता जमाने से है और आज भी उसी को भारत के संविधान ने और मजबूती दी है। और भारत के संविधान में मजबूती देने के पहले हमारे जो अमर शहीद हैं, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलु इत्यादि, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, हमारी आपकी आज़ादी की खातिर अपने प्राण से सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया। उन्होंने ही ये संदेश दिया कि इस भारत में या इस भारत मिट्टी के जितने भी संतान हैं वो सब एक ही हैं, बराबर हैं, सब भारतीय हैं। ये उनका पैगाम है। उनके पैगाम को ये झूठ बोलने वाला जो है आरएसएस और आरएसएस का मुखिया भागवत जो है उसको नकारता है, कहता है कि हिंदुत्व ही जो है वो भारतीयता है। अब आवाम उनको ठीक से जवाब देगी। उनको ऐसी बात नहीं है, जागृति आएगी, इसको जवाब देगी, इसको ऐसी बात नहीं। तो ये झूठ तो झूठ बोलने वाले अच्छा, और यही नहीं, इसके जो हमारा संवैधानिक देश है भारतवर्ष,
जो कि भारत गणराज्य है और भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है, ये यथार्थ है। इसके विपरीत ये झूठ बोलता रहा कि हिंदू राष्ट्र है। तो हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए, उसका एक भ्रम का शिकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हो गए। ये मैंने पहले भी बताया है कि एक बहुत दुख का विषय है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन देश विरोधियों के झूठ और अफवाह का सबसे पहले शिकार होते हैं और सबसे अधिक शिकार होते हैं। इस दुखदायी यथार्थ को हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन में समझ लें कि देश विरोधी ताकतों को और देश विरोधी जितने भी इस तरह से झूठ और अफवाह होते हैं, उसका इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन सबसे पहले शिकार होते हैं, सबसे अधिक शिकार होते हैं। तो इस मोहन भागवत के झूठ का कि ये हिंदू राष्ट्र है, उसका शिकार हो गए। और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन में भी भारत विरोधी तत्व हैं, और वो तत्व कौन है? इसी जीएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, वामपंथियों के, आम आदमी पार्टी के और टीएमसी इत्यादि के एजेंट होते हैं। मौलवी और मुल्लों, कटमुल्लों के रूप में है कुछ तत्व हैं, कुछ और भी कट्टरपंथी और उपद्रवी तत्व भी हैं, भारत विरोधी तत्व भी हैं, लेकिन इन्हीं सबके एजेंट होते हैं। और वो इस मोहन भागवत के झूठ को पूरा हवा दिया, पूरा भुनाया कि देखिए जो वो मोहन भागवत जो है, या मोहन भागवत सरीखे जो है, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बहुत बड़े संगठन का मुखिया है। जब वो कह रहा है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है तो सही होगा, और दहशत फैला जा रहे भाई ये हिंदू राष्ट्र नहीं भी है तो ये बना देंगे। हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका इसे आरएसएस वालों के या मोहन भागवत जैसे लोगों के झूठ का इतना बड़ा शिकार हुआ, और फिर इसको जो अवसरवादी और भारत विरोधी जो तत्व हैं, जो कि इन्हीं जीएनपीसी और टीएमसी के एजेंट हैं, हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में, उन्होंने इस मोहन भागवत के इस झूठ को पूरी तरह भुनाया कि भाई ये हिंदू राष्ट्र ये नहीं भी है तो ये बना देंगे। और इसके बाद जीएनपीसी बस कूद पड़ी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, कि हाँ भाई ये जो आरएसएस वाले हैं या जनसंघ वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, ये यदि हिंदू राष्ट्र नहीं भी है तो इसको ये बना डालेंगे। हम हैं जो कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, तो मेरे पास आओ, हमारी झोली में गिरो, हमारा वोट बैंक बनो, तो हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। 60-70 सालों से इस भारत की, इस देश की सर्वाधिक ऐतिहासिक अभिशाप गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का, ये कोई जिम्मेदार है तो ये उसी का बिल्ली का पंजा आरएसएस और उसके जो मुखिया है, जिन्होंने इस तरह की झूठ बात बोली कि यह हिंदू राष्ट्र, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसके झूठ के शिकार, इसके बाद जो और भी तत्वों के शिकार, माने जीएनपीसी के द्वारा भी, वामपंथियों के द्वारा भी हिंदू राष्ट्र बोल करके एक नया आया है ये AIMIM वाला, वह तो इसी आरएसएस वालों के वक्तव्य पर ही पूरी उसकी राजनीति चलती है। हिंदू राष्ट्र कोई भी बात आती, बस ये हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, वो झूठ बोलता रहता है। ये असदुद्दीन ओवैसी तो भारतीय जनता दल बस यही बताना चाहता है कि वो इतना झूठ बोलने वाले की का वो क्रेडेंशियल तो बिल्कुल समाप्त हो गया ना। उसकी बात को वो उद्धृत कर रहा है ये वो डीके दुबे, तो देश देख रहा है। देश जो है इस मोहन भागवत को भी देख रहा है, और मोहन भागवत के
बातों के लेकर के ये जो झूठ बोल रहा है डीके दुबे, उसको भी देख रहा है। और इस संबंध में भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता है कि भारतीयता एक बहुत ऊंचा ख्याल है, ऊंचा एक अवधारणा है, जो कि इसलिए भारत की अवधारणा जो है बहुत पुरातन है, और उसी अवधारणा को मजबूत किया है हमारे इन अमर शहीदों ने, राष्ट्रभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के रानी गढ़ी तक, इन लोगों ने। और भारत के संविधान ने भी उस पर वो मोहर लगा दी, उसको और मजबूत कर दिया। तो भारतीयता का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। और असल बात है कि ये जो खुराफाती तत्व हैं, हमेशा एक पांथिक सुपीरियरिटी, एक पांथिक जो है मैंने सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए हमेशा इस तरह का कुतर्क वो देते रहते हैं। इनके कुतर्कों से सावधान रहने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल ने बताया कि हिंदू सनातन हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो, ये अलग अलग पंथ हैं, ये धर्म नहीं है। रिलीजन हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, और सबसे उचित हो गया पंथ हो। और इन पंथों में आस्था वो व्यक्तिगत आस्था है, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, वो है हमारा राष्ट्र धर्म, जो कि सभी देशवासियों को, सभी हमारे देश के नागरिकों को, सभी भारतीयों को अनिवार्य रूप से उसका पालन करना है, वो अपना राष्ट्र धर्म। तो धर्म से मतलब होता है फर्ज, ड्यूटी, कर्तव्य, ये होता है। तो ये इतना स्पष्ट होने के बाद भी जब ये अवधारणा जो है कि धर्म तो एक ही है और धर्म है, तो फिर ये इस तरह के जो है, जो एक पांथिक, एक उच्चता या सर्वोच्चता स्थापित करने की मानसिकता वाले, खासकर यही कि हमारा हिंदू सनातन जो है सभी पंथों से ऊंचा है, इस्लाम को नीचा दिखाना। अरे भाई, इस तरह की मानसिकता को बस यही जवाब है, और यही जवाब काफ़ी है कि स्वामी विवेकानंद से बढ़ करके तुम वो सनातनी तो तुम हो नहीं सकते। तो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जरा समझो। वो बराबर उन्होंने इस्लाम पंथ नहीं बल्कि दूसरे पंथों की इज्जत करना उन्होंने सिखाया हुआ है। तो उनकी बातों को जरा आदर करो। और उन्होंने खुद हिंदू सनातन की तमाम सैकड़ों कमियां उन्होंने बताई हुई हैं। कमियां बताने से मतलब है कि वो हिंदू सनातन और निखर के आए, उसके आलोचक नहीं रहे। तो कमी थोड़ी बहुत जो है, कुरीति जो है हर पंथ में होती है, वो सुधारेंगे अपने को। लेकिन इस्लाम पंथ में यदि कोई कुरीति है तो उनमें ऐसा माहौल देने की बात है, उनको ऐसा माहौल देने की बात है, मतलब उनको अपनाने की बात है। उनको हमेशा नीचा दिखा करके आप जो है उस कुरीति को दूर नहीं वो कर सकते। और उसे नीचा दिखाने का मतलब एक नफरत जो है इस मुल्क के सबसे खतरनाक शत्रु है। तो ये जो कुछ कट्टरवादी, हम नहीं कहते कि सभी वो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के काफी लोग, ऐसा नहीं है। कुछ कट्टरवादी तत्व जो है इसी तरह का कुतर्क के आधार पर जो है दूसरे पंथों को नीचा दिखाने का एक बराबर एक मुहिम अभियान जो है वो चला रहे हैं। ऐसे तत्व जो है इस देश के, हमारे इस मुल्क भारत के, अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष के खतरनाक दुश्मन है। और उसमें सबसे आगे नाम है इस गद्दार कृष्ण कुलश्रेष्ठ का। तो इसको हमारे देश के लोग सनातनी न माने कि सनातन का रक्षक है। यह देश में नफरत फैलाने वाला एक बहुत खतरनाक एजेंट है। भारतीय जनता दल ने तो कहा कि यदि इसकी जांच हो जाए कि इसको फंड कहाँ से मिलते हैं, पैसे कहाँ से मिलते हैं, व्यवस्था कहाँ से होती है, इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, जरूर इसमें ये तथ्य निकल करके आएगा
इसकी व्यवस्था जो इस देश का जो बाहरी जो दुश्मन है, चीन इतिहास से जरूर आता होगा। चीन जो है हमेशा इस भारत को अंदर से कमजोर करने की उसकी एक परमानेंट उसकी पॉलिसी है। क्यों कि चीन को पता है कि वह सीधी लड़ाई में अब भारत से वो जीत नहीं सकता, तो इसलिए इस देश को अंदर से कमजोर करने का उसका एक अस्थायी नीति है। और कई एजेंट जो है वो पाल रखा है। उसके सबसे बड़ा एजेंट कौन है? भारत के कम्युनिस्ट, भारत के वाम दल और ये जेएनपीसी, ये दोनों दो परमानेंट उसके एजेंट हैं जो उसकी फंडिंग के आधार पर देश को कमजोर करने की या देश को हमेशा आग लगाने की हमेशा ये गतिविधि वो चलाते रहते हैं। इसके अलावा भी भेष बदल करके, जैसे ये पुष्पन कुलश्रेष्ठ, यदि नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे देश में नफरत फैलाने का एक जो है अस्थायी रूप से इसका एजेंडा, इसकी मुहिम जो चल रही है। हमारे देश के लोग, हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको इसी रूप में पहचाने। तो कहने का तात्पर्य यही था कि विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विनती है कि इस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की गतिविधियों को शून्य करिए ना, उसकी सभाओं में जाना बंद करिए, उसके मजमे को जीरो करिए। यह देश के सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। नफरत फैलाने वाली जितनी भी एजेंसी है, ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी है, यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी है, तौकीर रजा भी है, टीएस हसन भी है, शफीकुर रहमान वर्क भी है और जो है असदुद्दीन ओवैसी। सबकी गतिविधियों को शून्य करना है। और शून्य कैसे करना है कि इनकी सभाओं में इनकी सभा में जो जमावड़ा होता है उस जमावड़े को शून्य करिए, बच जाइए। तो अब ये वक्त आ गया है कि इस प्यारे मुल्क भारतवर्ष को इन खतरनाक देश विरोधी ताकतों से कैसे बचाया जाए। तो उनमें एक जो सबसे आवश्यक है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दारों से, यति नरसिम्हानंद जैसे गद्दारों से, तौकीर रजा जैसे गद्दारों से, शफीकुर रहमान वर्क जैसे गद्दारों से, टीएस हसन जैसे गद्दारों से और असदुद्दीन जैसे लोगों से इस मुल्क को कैसे बचाया जाए। और दूसरा जो काम है कि इन जो सारी जो देश विरोधी ताकतें, भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें राजनीतिक दलों के बीच में, इनको शून्य करना है ईवीएम मशीन पर, बूथ पर। तब जाकर के हमारा देश ये सुरक्षित होगा। बीजेपी का किसी तरह से जीतना, चुनाव में जीतना देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बीजेपी के नेता भारतीय जनता दल के जो भारतीयता का जो प्रयास है, जो मुहिम जो चल रही है, उसका सामना करने के लिए उनके पास कोई नैतिक उत्तर नहीं है, नैतिक जवाब नहीं है और न नैतिक साहस और बल है। ये कौन सा तिकड़म अब अपनाते हैं? एक तो चूंकि सत्ता पर काबिज हैं, सारे संसाधनों पर काबिज हैं, पूरे तंत्र पर काबिज हैं, तो और नैतिक बल नहीं है जो है वो सामना करने का। तो क्या करते हैं कि बड़े बड़े नेता बस ये कहते हैं कि ये कुछ लोग यूट्यूब पर जो है वो भड़का रहे हैं, इस तरह से उनका एक जवाब रहता है। दूसरा, ये छुट भइयों को सिखा पढ़ा करके भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कुछ वो बातें करवाते हैं। ये छुट भैया आकर के ये बोलते हैं कि भारतीय एकता आ जाएगी तो सनातन का क्या होगा। ये पहले भी स्पष्ट किया गया है और सभी अपने भारतीय भाई बहन भी जान लें कि सनातन हो चाहे इस्लाम हो चाहे कोई भी पंथ हो, वो तभी सुरक्षित रहेगा महोदय लोग
कि जब हमारा ये मुल्क महफूज रहेगा। तुम लोग बने इतने खतरनाक हो कि इस मुल्क की जड़ को खोद भी रहे हो, कह रहे हो कि यानी वो कि सनातन का क्या होगा। भारत जो राष्ट्र है, पहले इसको महफूज रखने की कोशिश करो, इसी में सनातन भी सुरक्षित हो जाएगा। और सनातन ही नहीं, जितने भी पंथ सभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सनातन के नाम पर इस देश की जड़ खोदो और कहो कि सनातन का क्या होगा। तो ऐसे लोग, या बीजेपी की जो मंशा है बड़ी खतरनाक है। और वो ये एकाध वो उपचुनाव की जीत पर वो इतराए नहीं। जनता जो है बहुत जल्दी ही इस ये नशा जो है वो उतारने के लिए तैयार हो रही है। तो आवश्यक इस बात को है कि अब ये जिम्मेदारी जो है हमारे आवाम की है कि इनसे निजात कैसे पाई जाए। और इस संबंध में हमारे जो भारतीय भाई हैं, भारतीय भाई और कुछ हमारी भारतीय बहनें हैं, और ख़ास करके छत्तीसगढ़ की एक हमारी भारतीय बहन, वो उसके भी उद्गार सुनने को मिला है कि ये भारतीय जनता दल कम से कम ये जो देश विरोधी ताकत जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस या भारतीय जनता पार्टी, जो कि बारी बारी से छत्तीसगढ़ में सब आते रहते हैं सत्ता पर, उनसे निजात पाने का तरीका भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया कि भारतीयता के आधार पर एक हो करके। और हिमाचल प्रदेश जो है हमारे इस देश का, वहाँ भी भारतीयता को लेकर के, भारतीय एकता को लेकर के, भारतीय भाईचारा को लेकर के जागृति जो है काफ़ी वो जड़ पकड़ रही है। वहाँ भी जागृति जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। और देश के अन्य हिस्सों में भी ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। संसाधन हो जाए तो इसके बाद जो है इसको पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार करना है, और पूरे देश के लोगों को और पूरे देश को भारतीयता के माहौल में लाना है। तो और इस संबंध में विशेष करके ये पश्चिम बंगाल पर नजर जाती है, जहाँ पर ये जो टीएमसी जो ममता बनर्जी है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भरमा के रखी हुई है। और उनका नाम दिया है कि ये बांग्लादेशी मुसलमान। अरे भाई, बांग्लादेश किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान किसका हिस्सा है? भारत का। तो कोई बांग्लादेशी वगैरह नहीं है। यह तो गद्दार नेहरू के पापों का ये इसमें देश भुगत रहा है कि पाकिस्तान बना। और जब बांग्लादेश भी बना तो बांग्लादेश भारत में मिलना चाह रहा था। ये जिसमें 1971 में जब ये बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो ये बांग्लादेश भारत में मिलना चाह रहा था। खास करके जो नेता थे उसके उस समय तत्कालीन मुजीबुर रहमान, उन्होंने प्रयास किया था कि बांग्लादेश भारत के साथ ही रहेगा तो महफूज रहेगा, उसका विकास भी होगा। लेकिन वो गद्दार इंदिरा गांधी इस बांग्लादेश को भारत में उसने मिलने नहीं दिया। ये उसी प्रकार उसे इंदिरा गांधी ने गद्दारी किया जिस प्रकार नेहरू ने तिब्बत को मिलने नहीं दिया, नेपाल को मिलने नहीं दिया। तो ये सब जो है बड़े खतरनाक गद्दार हैं इस देश के। उसी को ये जीएनपीसी जो खुद बहुत बड़ी एक अभिशाप है इस देश की, वो आकर के छाती पीट करके और चौड़ा होकर के टीवी चैनलों पर इन कायर बीजेपी वालों के आगे कहते कि इस इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदल दिया। देखिए उसके शब्दावली कौन आती है, वो सुप्रिया श्रीनेत्र करके कोई बिहार की है, वो
कि इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदल दिया। विश्व का भूगोल नहीं बदला, उसने इस देश के साथ गद्दारी की है। बांग्लादेश को जो बांग्लादेश खुद भारत में मिलना चाह रहा था, ये उसी तरह की गद्दारी किया है जैसे कि इसके बाप ने जो है वो गद्दार नेहरू ने तिब्बत को नहीं मिलने दिया, नेपाल को नहीं मिलने दिया। तो ये बहुत खतरनाक किस्म के गद्दार है। और लेकिन उनके गद्दारों के प्रवक्ता इन कायर बीजेपी वालों के नेताओं प्रवक्ताओं के आगे बिल्कुल चौड़ा होकर के, दहाड़ करके इस तरह से बोल जाते हैं और ये सब सुनते रहते हैं सर झुका करके। यह भी इस देश को नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हमारे मुल्क भारतवर्ष के जो हमारे भारतीय भाई बहन धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये बीजेपी का जो चरित्र है, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके, नकली राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके ये भारत विरोधी ताकतों को पालना और उनकी रक्षा करना और जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पूरी सुविधाएं और सहूलियतें प्रदान करना और चुनाव के वक्त में इन्हीं को दिखा करके अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाना और सत्ता हथियाना, ये इनका चरित्र रह गया है। ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत है। और ये देश विरोधी ताकत सिर्फ राजनीतिक दलों के बेस में ही नहीं है, कई रूपों में है। सबसे तो खतरनाक है ये पत्रकारों का गिरोह, खास करके अजीत अंजुम, आशुतोष, अभिसार शर्मा, एक दीपक शर्मा भी चालू हो गया है, और पुनः प्रसून वाजपेयी, और उसके साथ जो है कोई अमरीश कुमार, मुकेश कुमार, और उसमें और कई चंगू मंगू दिखते हैं उसमें। सतीश के सिंह कोई बिहार का है, एक कोई एन.के. सिंह भी बिहार का है, और अशोक मोहन खेड़े, वो हरजिंदर, और राजेश बादल, राम पुनियानी, इस्तिहाक अहमद, ये तमाम चंगू मंगू उसमें दिखते हैं। ये इस मुल्क की सर्वाधिक ऐतिहासिक सर्वाधिक अभिशाप, और वह अभिशाप कई रूपों में है। इस देश को लूटना, जेएनपीसी की लूट के विषय में सभी देशवासियों को जानना चाहिए कि अंग्रेज जो है वो 200 साल के शासन के दौरान इन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर, 45 ट्रिलियन डॉलर, 45 ट्रिलियन डॉलर से मतलब है करीब 37 से 38 लाख करोड़ 200 सालों में, और अंग्रेज लूटे हैं। और ये 60-70 सालों में जेएनपीसी ने 16 ट्रिलियन डॉलर, 16 ट्रिलियन डॉलर की लूट मचाई है, या 1200 से लेकर 1300 लाख करोड़ की लूट मचाई है। और ये जो उनके ड्यूरेशन की तुलना आप जब करेंगे कि 200 साल की लूट कितनी है, 45 ट्रिलियन डॉलर की, 60 साल या 65 साल की इनकी लूट का क्या कितना है, 16 ट्रिलियन डॉलर। तो यदि 200 साल का हिसाब इनका, ये 200 साल रह गए होते तो इनका 60-70 ट्रिलियन डॉलर हो गया होता। तो ये अंग्रेजों से भी बढ़ के डकैत हैं सब जेएनपीसी वाले। और इस देश को हमेशा बांट के रखना, तार कर रखना, देश की सभी संस्थाओं को बंधक बनाना, और हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के साथ छल करना और उनको एक नारकी जीवन देना, ये फितरत है जो कि अंग्रेजों से भी अधिक घातक। काले अंग्रेज जिसकी संज्ञा हमारे भगत सिंह ने दी है।
ये माने अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक ये काले अंग्रेज हैं जेएनपीसी वाले। एक बार मैंने देखा था कि ये प्रमोद तिवारी जो कांग्रेसी नेता है वो बीजेपी वालों को बोला था काले अंग्रेज, यानी काले अंग्रेज जो है इन्हीं से जेएनपीसी के लिए बना हुआ है और जेएनपीसी के साथ साथ बीजेपी के लिए है। लेकिन ये प्रमोद तिवारी जो है वो बीजेपी के लिए बोल रहा था काले अंग्रेज। ये सब जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उसका प्रयोग अपने पक्ष में मैंने बार बार करके उसके महत्व को कम करते हैं। काले अंग्रेज, सबसे बड़ा काला अंग्रेज जो है वो जेएनपीसी है और उसी के साथ साथ ये बीजेपी है। काले अंग्रेज से तात्पर्य था जो काले अंग्रेज का प्रयोग हमारे भगत सिंह ने किया था कि यह देश को संप्रदायों के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, प्रांतों के आधार पर बांट करके वोट और सत्ता हथियाने की साजिश करने वालों को ये भगत सिंह ने बोला था ये काले अंग्रेज। तो बहुत ये काले अंग्रेज हैं और वास्तव में भारतीय जनता दल अब अपने उन्हीं शहीद आजम भगत सिंह की प्रेरणा के आधार पर इन काले अंग्रेजों से निजात दिलाने के लिए ये मुहिम जो चला रहा है, ये दूसरी आज़ादी और वास्तविक आज़ादी, मानसिक गुलामी से अपने भारतीय भाई बहनों को बाहर निकालने के लिए ये मुहिम चला रहा है। और तो बात चल रही थी कि वो पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की नेता है ये ममता बनर्जी जो है वो बांग्लादेशी मुसलमान करके वो संबोधित करती है। वो बांग्लादेशी मुसलमान नहीं बल्कि अपने भारतीय भाई बहन है। ये बांग्लादेश भी जो बना है वो या पाकिस्तान जो बना है वो गद्दार नेहरू के पापों की निशानी है। बांग्लादेश का भी जो अलग देश बन गया वह जो है इंदिरा गांधी के गद्दारी के पापों की निशानी है, वरना ये भारत में नहीं होता। और भारत में होता तो जरा सोचिए, घुसपैठिए वाली बात आती और बांग्लादेशी में मुसलमान वाली बात आती, वो भारत का हिस्सा होता। तो भारत को हर तरह से कमजोर करने वाली ताकतें हैं ये जेएनपीसी की, और उसी जेएनपीसी को बचाने वाले हैं मोदी जी और बीजेपी वाले और आरएसएस वाले। ये इनका चरित्र है। तो हमारे वो भारतीय भाई बहन इस टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए जो है अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के साथ मिल करके इसको उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ और वो मन में ठाना है। ये ममता बनर्जी इस देश की शत्रु है, खतरनाक शत्रु है। जरा सोचिए न कि जो ये कहे कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, गुजरात के लोगों को मैं बाहर निकलवा दूंगी, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में फेंकवा दूंगी, वो कितना खतरनाक शत्रु होगा अपने देश का। एक बात दूसरी है कि वो इतनी खतरनाक शत्रु इस देश की, वह मोदी जी के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री है। वो इस देश के लिए अभिशाप बनी हुई है, लेकिन उसको ये मोदी जी पाल रहे हैं, बड़ी सफाई से पाल रहे हैं। आपने देखा, आप सभी ने देखा होगा कि अमित शाह महोदय जब पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ जंगल राज है। जरा अमित शाह महोदय के पाखंड को तो देखिए, बोलते हैं जंगल राज है। अमित शाह महोदय, आप जंगल राज की घोषणा करने के लिए नहीं है। यदि जंगल राज है, जंगल राज से मतलब कि वो प्रदेश जो है भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप जो है संचालित नहीं हो रहा है, तो उसी बोलते हैं जंगल राज। तो इसके लिए
बुद्धिमान अमित शाह महोदय, इसके लिए भारत के संविधान में प्रावधान है धारा 356 का। उसके द्वारा जंगल राज को समाप्त करके संविधान का राज स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था है। तो यह बोलने के लिए, सिर्फ ये वर्णन करने के लिए कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, इस देश की जनता ने आपको केंद्रीय गृह मंत्री नहीं बनाया है। आपको उस जंगल राज को खत्म करने के लिए, धारा 356 का उपयोग करके खत्म करने के लिए इस देश की आदरणीय आवाम ने आपको केंद्रीय गृह मंत्री बनाया है। तो अपने उस कर्तव्य को न करके आप इस तरह के जो पाखंड कर रहे हैं, कि वर्णन कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, इस पाखंड को हमारे देश के लोग देख रहे हैं। और इतनी बड़ी खतरनाक शत्रु जो है ममता बनर्जी को क्यों पाल रहे हैं आप और आपके मोदी जी, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा अपनी आदरणीय भारतीय आवाम को। सवाल है कि आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब क्या देंगे? जो व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में चुनाव के दौरान जाकर के बोलता है हमारे जाट कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में कि आप मुगलों से लड़े थे और हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। इस मानसिकता वाला कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि वो हमारा केंद्रीय गृह मंत्री बना हुआ है। वो कह रहा है कि ये मुगलों से लड़ रहा है। अब तक तो देश समझ रहा था कि देश के दुश्मनों से उसको लड़ना है, लेकिन ये भी जो स्पष्ट हो रहा है कि ये देश के दुश्मनों से लड़ क्या रहे हैं, हमें देश के दुश्मनों को ये पाल रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। देश के दुश्मनों को ये रक्षा कर रहे हैं, देश के दुश्मनों के आगे घुटने टेक रहे हैं। और कुछ देश के जो लुटेरे किस्म के लुटेरे भी हैं, देश के दुश्मन भी हैं, उनके लूट के माल जो कि काला धन के रूप में है, चाहे विदेशी बैंकों में हो, चाहे भारत के अंदर का, उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये सारे पाप को ढकने के लिए एक झूठा, मैंने एक झूठा तो नहीं है, एक छोटा सा केस दिखा करके महज 2000 करोड़ का वो नेशनल हेराल्ड ईडी हुआ खड़ा करके, जो बड़ा पाप है, मान लीजिए एनपीसी का ही है, $16 ट्रिलियन का जो लूट है, या 12 से लेकर 13 लाख करोड़ की जो लूट है, और विशेष करके सोनिया राहुल के नाम से 200 लाख करोड़ का, ये इस लूट के पाप को ढकने के लिए ये मोदी महोदय, अमित शाह महोदय ने जो नेशनल हेराल्ड का महज 2000 करोड़ का उठा करके ये हुआ खड़ा किया है, सिर्फ बचाने के लिए। इस जेएनपीसी के ने जो डकैती डाली है 12 से लेकर 13 लाख करोड़ की, और वही नहीं बल्कि उसका दुगना कालाधन तो अपने देश में है, देश के अंदर है। तो ये इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी साजिश जो है ये मोदी जी कर रहे हैं अपनी आवाम को के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर। तो इनके राष्ट्रवाद को बिल्कुल अच्छे रूप में समझने की आवश्यकता है। और ये इतनी खतरनाक नहीं है जब ये देश जो है हर तरह के बिखराव से जूझ रहा है। जातिवाद के नाम पर बिखराव, सांप्रदायिकता के नाम पर बिखराव, भाषावाद के नाम पर बिखराव, प्रांतवाद के नाम पर बिखराव, और खास करके इनके नाम पर जो नफरत को भी झेल रहा है मुल्क, उसमें भारतीय जनता दल पूरे देश में भारतीय एकता के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसको ये सब कह रहे हैं मोदी और अमित शाह और उनके चंगू मंगू उनके कि हम लोगों को भड़का रहे हैं।
इनकी मानसिकता को जरा जरा पढ़िए आप लोग, और इनकी असलियत क्या है। सुभाष चंद्र बोस को यह सम्मान देने से रहे, नाम जरूर भुनाएंगे। 23 जनवरी जो उनका जन्मदिवस है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, उसको पराक्रम दिवस वो बता देंगे। लेकिन जो सम्मान की, जिस सम्मान के अधिकारी हैं, वो कम से कम थोड़ी भी लाज आती इनको, मोदी महोदय को, तो वो सरदार पटेल से भी, जो उनकी मूर्ति बनी है आनंद में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसे भी ऊंची मूर्ति बनवाते हैं। भारतीय जनता दल ने इस संबंध में कहा भी है कि जिस वक्त हमारे देश की आदरणीय भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अपने आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण भारतीय जनता दल के हाथों में देंगे, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो उनका वाजिब सम्मान का जो हक है, उसको बहाल करेगा। और कम से कम इस देश में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, मूर्ति स्थापित करेगा। संसद जो नया संसद ये बनवा रहे हैं सेंट्रल विस्टा में, वहां उसके अंदर ऊंची सी प्रतिमा, ताकि संसद भी देखे, देश भी देखे। इनकी तरह नहीं कि मोदी जो उन्होंने अपमानित किया, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मोदी महोदय ने अपमानित किया। 4-5 फीट का जो है होलोग्राम लगवा दिया इंडिया गेट के नीचे, और मोदी महोदय ने इतने बड़े हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जॉर्ज पंचम, उसका भी नाम खुदा हुआ है इंडिया गेट पर, उस जॉर्ज पंचम को वो जो है वो सलाम करवा दिया नेताजी के द्वारा। इस तरह से अपमान करते रहते हैं ये मोदी महोदय। ये कौन सा राष्ट्रवाद ये चलाएंगे, ये हालत है। अरे ये मोदी महोदय को इतनी भी लाज नहीं आती है कि गद्दार नेहरू के नाम पर, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर, गद्दार इंदिरा गांधी के नाम पर बड़े बड़े पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन गद्दारों के नाम पर है। ये मोदी महोदय की लाज नहीं आती है। और हमारे इतने बड़े राष्ट्रभक्त जो है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के नाम पर उन्होंने एक वो पुरस्कार जोड़ दिया इनके। इससे इनकी मानसिकता दिखती है, और कोई नहीं। नाम बनाते हैं, सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसा कि भारतीय जनता दल ने पहले भी कहा है कि अपने आदरणीय आवाम के आशीर्वाद से यह सत्ता का उपकरण भारतीय जनता दल के हाथ में आता है, तो इस देश में जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, मूर्ति हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्थापित करेगा। जो नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा में बनेगा, उसमें भी स्थापित करेगा। देश देखेगा। भारत के नोटों पर यानी इंडियन करेंसी पर जो इस अभिशाप मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो है, उस कलंक को मिटा करके हमारे परमादरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो लाएगा। और 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएगा, और 2 अक्टूबर जो कलंक है इस देश पर, उस कलंक को मिटाएगा। 2 अक्टूबर सिर्फ रह जाएगा हमारे शास्त्री जी के जन्म दिवस के रूप में। वो तो शास्त्री
जी के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन 2 अक्टूबर को 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस। इसकी तरह जो इन्होंने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ छल किया कि गणतंत्र दिवस से जोड़ दिया उनके जन्मदिन 23 जनवरी को। इस तरह से हमेशा जो है हमारे देशभक्तों के साथ ये छल करने वाली है बीजेपी और मोदी महोदय। इसको हमारे देश के लोग पहचाने ठीक से। ये राष्ट्रवाद नहीं बल्कि ये राष्ट्रवाद के दुश्मन है, इस देश के शत्रु हैं। बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन दिवस को जोड़ रहे हैं हम, वो गणतंत्र दिवस है। इस तरह से ये सम्मान देंगे तो खैर हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, भारतीयता के अवधारणा को आगे बढ़ाइए, मजबूत करिए, प्रसारित करवाइए, जन जन तक पहुंचे और तब इन भारतीय समाज विरोधी ताकतों को अच्छा सा वो बिफिटिंग जवाब, माकूल जवाब इनको मिल जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।